हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको बहुत सी ऐसी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो आमतौर पे आपको किसी एक जगह नहीं मिलती और इतनी गहराई से इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंचती। अभी देश की राजनीति और मीडिया, इन दोनों का एक अजीब किस्म का खेल चल रहा है। वो बिल्कुल ऐसा है कि जैसे किसी भूखे बच्चे के सामने कहानी सुनाने लगे उसकी माँ, चूँकि उसके पास खाना देने के लिए नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से सरकार और मीडिया ऐसे नॉन इश्यूज़ में पूरे देश को उलझाए हुए है ताकि आप बेरोज़गारी और महंगाई और कारोबार की तबाही की तकलीफ़ को भुला सकें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। जब भूख लगेगी तो आह निकलेगी। अभी राजनीति किस तरह से हो रही है और गोदी मीडिया क्या कुछ सुना रहा है आपको, पिछले कुछ महीनों से एक बहुत ही बड़ा इशू बना करके पेश किया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत कैसे मरे। वो नेचुरल डेथ मरे या उनका मर्डर हुआ या उन्होंने सुसाइड की। कोशिश ये हो रही है कि किसी तरह से सुसाइड साबित कर दी जाए और वो एजेंसियां जो कभी मैदान में नज़र नहीं आती थी, वो एजेंसियां भी इसमें आकर के लग गई हैं। और उसके अलावा भी कोई ऐसे ऐसे इशू जो हम अब से पहले वेस्टर्न मुल्कों में देखते थे कि नॉन इश्यूज़ पे पूरे देश को उलझाए रखा जाता है, वही काम अब हमारे यहाँ होने लगा है। इस सब पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ ख़ास मेहमान हैं रविंद्र कुमार जी, जो पेशे से वकील हैं और राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं। वेलकम है सर आपका। आप मीडिया स्टार वर्ल्ड को वक्त देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए कि आखिर ये नशे पे नशा, यानी ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कुछ नशे की कोई पॉलिटिशियन और नशे पर पॉलिटिक्स की जा रही है और नशा हो ना हो वो एजेंसियां भी एक तरह से पूरे मुल्क को नशे में ही डालना चाहती हैं। आप क्या कहना चाहते हैं इसमें? एक हमारे यहाँ पुरानी कहावत है कि कुएं में भांग पड़ जाना। हाँ, और कुएं में अगर भांग पड़ जाएगी तो समझिए सारे लोग ऐसी ऐसी बहकी बात करेंगे, मतलब सारे जब उससे पानी पिएंगे हाँ। तो बहके हाँ, ये बात तो अकल की कोई बात होगी नहीं। हाँ, अब आप देखिए, बीते जो है 55 दिनों से देश में दो ही मुद्दे हैं। हाँ, पहले मुद्दा चल रहा था सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई या आत्महत्या हुई, और उस पर जो है पहले व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने पहल शुरू की, फिर उसमें ट्विटर यूनिवर्सिटी आ गई, फिर उसके बाद जो है फेसबुक की यूनिवर्सिटी आ गई, और फिर हमारे सारे चैनल जो है उस पर पूरी अपनी फौज फाटा लेकर कूद पड़े। और कोशिश हो रही है कि किसी तरह ये सिद्ध किया जाए कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ बड़ा अत्याचार हुआ और उसकी हत्या की गई, और उसकी हत्या को छिपाने के लिए बम्बई पुलिस को सुपारी दी गई। और बम्बई पुलिस ने जानबूझकर, क्योंकि वहाँ के जो तत्कालीन अभी के जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे आदित्य ठाकरे को बचाने के लिए पुलिस ने जो है पूरे मामले का घालमेल कर दिया। अच्छा अच्छा। तो ऐसी बात करके एक तरह से एक तीर से 10 निशाने साधने की कोशिश हो रही है। क्या आपको लगता है ये फिक्शन भी कोई लिखने वाला जो पीछे बैठा है, क्या वाकई में फिक्शन भी ठीक से लिख पा रहा है? ये एक्चुअली में फिक्शन नहीं है। हाँ, क्योंकि जिंदगी जो होती है फिक्शन से ज़्यादा एक तरह से मैं कहूँगा बड़ी चकित करती है। हाँ, क्योंकि जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कभी नहीं हुई, हाँ, वो हो जाती हैं। जी जी, जैसे किसी ने नहीं सोचा था कि कोरोना आ जाएगा। हाँ, जैसे किसी ने नहीं सोचा था पूरा हिंदुस्तान में लॉकडाउन हो जाएगा। साहब एक बात बताऊं, मैं कोरोना के बारे में ऐसे डॉक्यूमेंट्स आने लगे वर्ल्ड बैंक से कि 2017 में धंधा शुरू हो चुका था। नहीं, मतलब मैं एक बात बता रहा हूँ, जिन लोगों ने प्लांट किया ना इसको, वो तो जानते थे 2017 में ही पीईपी किट बिकनी शुरू हो गई और कई मुल्कों ने बनाई और कई मुल्कों ने ख़रीद भी ली। तो कोरोना की मालूमात तो थी अब यह कि आम आदमी को नहीं मालूम था, ये बात सही है। आम आदमी को नहीं पता था, इवन जो बहुत ज़्यादा जहीन लोग हैं उनको भी नहीं पता। जी जी जी। तो अब ये आता है कि जब सुशांत सिंह राजपूत में जब उनकी हत्या हो गई या आत्महत्या हो गई, तो कई नए नए कैरेक्टर सामने आए। रोज़ एक कहानी का जैसे होता है, आप सीरियल देखते हैं कि नया एक एपिसोड होता है, नया एक एक्टर इंट्रोड्यूस होता है, नए एक उसमें मोड़ आ जाता है, और कभी भी ट्विस्ट कर दिया जाता है। अब लगता है कि कहानी खत्म होने वाली, फिर कहीं आगे फिर वो कहीं से जैसे वो साध्वी
कभी बहू थी, मैं वो बार बार जो हीरो है वो 3 बार जिंदा हो जाता था, 3 बार मर गया। तो इस तरह की कहानी यहाँ चल रही है। और इस कहानी का मकसद ये था, जो अभी तक लुबो लबाब निकल के आया है, कि बीजेपी के नेताओं को ये भरोसा था कि वो आदित्य ठाकरे को इसमें सुशांत सिंह राजपूत केस में एक तो हत्यारा सिद्ध कर पाएंगे और दूसरा उसे बलात्कारी सिद्ध कर पाएंगे। जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और ट्विटर यूनिवर्सिटी कहती है, और ये जो रिपब्लिक टीवी है वो ये कहता है कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा ने उनको आकर बताया कि कैसे कैसे दिशा सालियान का जो है रेप हुआ, और कैसे जो है आज तक ने और दूसरे चैनलों ने बताया कि कैसे सुशांत सिंह की हत्या हुई। तो आदित्य ठाकरे को पूरी तरह से चारों तरह से कमज़ोर करने और बंद करने का जो षड्यंत्र था वो रचा गया। और उस षड्यंत्र के तहत आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हाँ जी इसकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई ने भी कहा हाँ जी हम करने के लिए तैयार हैं, बिहार की गवर्नमेंट ने भी काम करने के लिए तैयार हैं, और जो लड़की थी रिया चक्रवर्ती उसने भी कहा हाँ जी सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो एक तरह से सीबीआई को पूरा मामला शेर को जैसे एक बकरा सौंप दिया जाता है वैसे सौंप दिया गया। जी। अब शेर का काम था कि वो शिकार करता है, लेकिन दरअसल इसका मामले में बड़ा मज़ेदार मामला हुआ कि सीबीआई से पहले ही, चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, वो उसमें कूद पड़ी। और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को कूदने का मकसद ये था कि ये बात आई कि हिंदुस्तान में सुशांत सिंह राजपूत के खाते में 15 लाख रुपए थे, वो गए कहाँ। जी। 15 लाख एक बड़ी छोटी रकम है जिसके लिए ईडी जैसी एजेंसी जो है कूद पड़े अपने दम पे। जी। और उन्होंने उसकी जांच की, तहकीकात की, और लोगों को बताने लगे कि हम बड़े मुस्तैदी से मालूम कर रहे हैं 15 करोड़ रुपए कहाँ गए। और आप दूसरी तरफ देखेंगे 15 लाख रुपए, 15 करोड़। अच्छा। और यही एजेंसी है जो आप देखेंगे कि पीएम केयर फंड में 60,000 करोड़ रुपए आ गए, वो कहाँ गए ये किसी को नहीं पता। नहीं, उन्होंने तो ऐलान कर दिया था कि हमसे कोई पूछेगा नहीं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा आप नहीं पूछेंगे। हाँ, तो और उन्होंने भी कहा हम नहीं बताएंगे। आप क्यों पूछेंगे फिर? हम इसलिए पूछेंगे क्योंकि जनता ने चंदा दिया है। चंदा देने वाला मेरे पैसे का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, अगर उसे पूछने का अधिकार नहीं है तो कौन पूछेगा। पब्लिक फंड है ये प्राइवेट फंड नहीं है कि मोदी जी ने अपने पॉकेट से निकाला। नहीं, और मैं ये कह रहा हूँ कि जब प्रधानमंत्री ने कह दिया कि कोई पूछेगा नहीं, उसी टाइम जब शुरू किया था, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कोई नहीं पूछेगा। लेकिन जो ट्रस्ट बना है वो ट्रस्ट एक्ट में बना है। और ट्रस्ट एक्ट में प्रोविजन है कि अगर कोई पब्लिक ट्रस्ट है उसकी जांच नहीं होगी, लेकिन अगर कोई प्राइवेट ट्रस्ट की जगह पब्लिक ट्रस्ट है उसकी जांच होगी, और अगर कोई प्राइवेट ट्रस्ट है उसकी जांच नहीं हो सकती, लेकिन उसकी जांच सरकारी एजेंसियां तो करती है। अब ये जो पीएम केयर फंड में आया है, पैसा किसने दिया? रेलवे ने दिया। पैसा किसने दिया? भारत के उन जवानों ने दिया जो बॉर्डर पे खड़े हैं। पैसा किन्होंने दिया? पुलिस वालों ने दिया। पैसा उन डॉक्टरों ने दिया जो सफदरजंग और दूसरे अस्पतालों में जो है लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो पब्लिक ने पैसा दिया, सरकारी कर्मचारी ने पैसा दिया, सरकारी कंपनियों ने दिया, तो उसकी जांच क्यों नहीं होगी? जांच तो हर चीज की होनी चाहिए। और सरकार अगर ये कहे कि हमें जांच नहीं करानी, तो इसका मतलब है पहले से ही आपको लगेगा कि भाई चोर की दाढ़ी में तिनका है। तो अब जब हम सुशांत सिंह राजपूत पे आते हैं, तो इस मामले में ईडी ने भी पूरी जांच कर ली और उसके हाथ कुछ नहीं लगा। उसके बाद आप देखेंगे सीबीआई के 44 अफसरों ने जांच की, उनके हाथ कुछ नहीं लगा। उसके बाद जो है जब इन्हें लगा कि हम हर तरफ से निराश हो गए हैं, तो इन्होंने एक बात जरूर सिद्ध कर दी। एक बात ये सिद्ध कर दी कि सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा आदमी था जिसे लड़कियों का बड़ा शौक था। 5 तो उसकी गर्लफ्रेंड थी जिनके साथ वो लिव इन रिलेशन में रह रहा था। एक उन्होंने सिद्ध कर दिया कि ये आदमी जो था चरसी था, ये दवाएं लेता था। तीसरा उन्होंने सिद्ध कर दिया इसका मानसिक जो बैलेंस है वो बिगड़ा हुआ था, बाइपोलर पर्सनैलिटी का आदमी था, स्प्लिट पर्सनैलिटी थी इसकी। उन्होंने ये भी सिद्ध कर दिया कि ये जो अपनी जो फार्म हाउस है और अपने घर पे पार्टियां देता था, और वो सारी पार्टियां जो ड्रग पार्टियां होती थी। तो इसका मतलब जिस आदमी के बारे में पूरा देश बड़ा चिंतित है, तो अल्टीमेटली हमें पता चला कि यह आदमी तो बुरी तरह से रावण खानदान का आदमी था। यानी रावण में भी वो ऐब नहीं थे जो सुशांत सिंह राजपूत में थे। और बीजेपी कहती है कि हम इसके नाम पर हम इसकी इशू को मरने नहीं देंगे, हम कभी ना भूलेंगे ना भूलने देंगे। तो इसका मतलब वो जो है रावण के नाम पर वोट मांगना चाहते हैं, और यही उनकी एक मकसद था। हाँ, तो रविंद्र कुमार जी, आप देखिए सरकार के हर एक्शन पे सवाल करते हैं, ये आपकी आदत हो गई है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई प्रधानमंत्री जी हैं, देश के पूरे चलाने वाले हैं, आप उनके हर बात को सवाल करते हैं। खैर, ये तो हो गया। अब एक और इशू जो चल रहा है वो कंगना रनावत जो फिल्म इंडस्ट्री में है, और अब तो बिल्कुल उद्धव ठाकरे और उनका बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आमने सामने की जंग होने शुरू हो गई। और उन्होंने भी कहा कि देखो शेर के सामने जो है तुम बच के नहीं जा सकती। तो ये क्या है, मतलब इसमें मोदी जी या अमित शाह जी या केंद्र सरकार जो है
उसका क्या रोल है आखिर, क्या क्या कुछ है? वो एक घर पे बुलडोज़र चला और उस बुलडोज़र को ऐसे दिखा दिया जैसे पूरे देश की जो है वो आत्मसम्मान पर कहीं चोट हो गई, वो क्या है? देखिए, मोदी जी हुए, आरएसएस वाले हुए, भाजपा हुई, इनको बड़ी प्रेरणा मिलती है रामायण और महाभारत से। जी जी। महाभारत के बारे में उन्होंने कहा था कि 18 दिन में महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। देखिए, प्रेरणा तो मिलती है। अभी कोरोना के ज़माने में भी महाभारत बार बार दिखाई गई लोगों को, वो उस प्रेरणा को ही नहीं दिखाई दी गई। और उन्होंने कहा भी हाँ। कि 18 दिन में महाभारत का युद्ध जीता गया था, हाँ। तो 21 दिन में हम कोरोना को हरा देंगे। जी जी। तो महाभारत में एक सबसे बड़ा करैक्टर है जिसकी वजह से अच्छा, महाभारत। इसमें दो बातें हैं कि इसको भी महाभारत से बड़ी जंग बताया गया, जी हाँ, जो हम लड़ रहे हैं वो उससे आगे की, राम जी से आगे की बात कर रहे हैं हम, और वो भी नाकाम हो गई। वो जो जैसे अब तक जो है वो लाखों की तादाद में, अब तो इंडिया तकरीबन पहले दूसरे नंबर पर है पूरी दुनिया में। नहीं, जी, आप अपनी बात। महाभारत की बात जो मैं कर रहा था, हाँ। उसमें मैंने कहा कि महाभारत के चरित्रों से इनको बड़ा लगाव है। हाँ। तो कंगना रनावत भी महाभारत का एक चरित्र है। हाँ। वो चरित्र कौन सा है आप सोचिए। जी जी। मेरे हिसाब से वो चरित्र जो है शिखंडी का है। अच्छा। कि जब लगा कि भाई शिखंड भीष्म पितामह जो है युद्ध के मैदान में उतर रहे हैं और उन पर वो जो है अर्जुन को दिक्कत होगी लड़ने में, तो उन्होंने शिखंडी को अर्जुन के रथ पे खड़ा कर दिया और शिखंडी पे उन्होंने कहा कि मैं कभी तीर नहीं चलाऊंगा। तो धोखेबाजी के लिए शिखंडी मशहूर है और भाजपा शिखंडी का सहारा लेकर, यानी कंगना रनावत का सहारा लेकर इस लड़ाई में जो है उद्धव ठाकरे को दोबारा जो है घायल उद्धव ठाकरे को एक तरह से खत्म करना चाहती है। जी जी। तो कंगना रनावत के बारे में मैं कहूँगा, दो बातें कहूँगा। एक तो जो है हमारे हिंदी में एक श्लोक है संस्कृत का, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवा न जानी कुतो मनुष्य, कि औरत का चरित्र और पुरुष का भाग्य देवता भी नहीं जानते, और कुतो मनुष्य मतलब मनुष्य तो कुत्ता है उसके समान। मैं नहीं कह रहा कि मनुष्य नहीं जानता, जी जी जी। वो कुत्तों को मैं कुत्ता कह रहा हूँ। जी जी। क्योंकि मोदी जी को कुत्ते से बड़ा प्यार है, वो कुत्ते का बार बार जिक्र आता है। तो ये सारे करैक्टर जो है, जब उसका त्रिया चरित्र यानी औरत के बारे में आप कुछ नहीं जानते वो क्या कर दे, कब वो कपड़े उतार ले, कब वो आपको गाली देने लगे। हमारे संविधान में, हमारे कानून में औरतों को बहुत बड़ी एक सुरक्षा मिली हुई है कि वो किसी की माँ बहन कर सकती है, आप उसकी माँ बहन नहीं कर सकते। आप करोगे तो कानून आपके ऊपर हो जाएगा। औरत, जब हमारे यहाँ रेप का कानून बन रहा था, तो जब पीएन भगवती साहब थे और दूसरे लोग थे, उन्होंने एक प्रोविजन रखा था कि ए वुमेन कैन रेप ए मैन, कि औरत भी आदमी का रेप कर सकती है। तो बाद में जो ऑर्डिनेंस आया उसमें प्रोविजन था, लेकिन जब एक्ट पास हुआ तो उसमें प्रोविजन हटाया गया। तो बहुत सारी जो अधिकार हैं वो औरत के हैं, और इसीलिए इस औरत को लाए। और किस औरत को लाए? उस औरत को लाए जिसके बारे में आप कह सकते हैं जो अपने को तो वीरांगना कहती है, लेकिन उसकी हरकतें जो है वारांगना वाली हैं। यानी वो उसके, आप अगर फोटो देखेंगे तो गूगल पे सर्च करेंगे और कहीं सर्च करेंगे तो बड़े भयानक फोटो आते हैं, आप देख भी नहीं सकते अकेले। दूसरी बात जो है वो खुद कहती है कि मैं घर से भाग गई थी। तीसरी बात वो अपने बारे में कहती है कि मैं जो है नशा करती थी। चौथी बात ये है कि जैसे सुशांत सिंह राजपूत की 4-5 गर्लफ्रेंड थी, इसके 4-5 बुड्ढे से संबंध थे, तो उन्होंने भी इसके बारे में जो कहा है। यानी कि दो नंगे चरित्र हमारी जो है राजनीति और हमारी पत्रकारिता के सिरमौर बने हुए हैं और सब उनके पीछे लगे हुए हैं। अब कंगना रनावत ने लड़ाई कहाँ से शुरू की? पहले तो उसे कहा कि सुशांत सिंह राजपूत को जो है वहाँ का जो नेपोटिज्म है उसे मार दिया। फिर ये आया कि सुशांत सिंह राजपूत को मरवाया गया। फिर उससे अब जो कल कहा कि भाई सुशांत सिंह राजपूत को मरवाने में जो आदित्य ठाकरे का हाथ था। फिर उसने कहा कि पूरा जो महाराष्ट्र है, पूरा जो बम्बई है वो पीओके बन गया है। अब सवाल आता है पीओके क्या है? लोग पूछते हैं पीओके क्या है, तो जनता को बताना चाहिए हमें कि पीओके का मतलब है वो कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में है, और जिसके बारे में हमारे अमित शाह जी ने कहा था कि पीओके हमारा हिस्सा है, अक्साई चीन हमारा हिस्सा है और हम इसको लेके रहेंगे चाहे हमें जान देनी पड़े। तो पीओके का मतलब है कि पीओके एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम कहते हैं कि वहाँ पर जो है ना तो वहाँ के लोगों को स्वतंत्रता है, तभी हम कहते हैं हम लेंगे। दूसरा, वहाँ के लोग गुलाम हैं, वहाँ कोई कानून का शासन नहीं है। तो अगर इन सब पैरामीटर पर हम ये देखें कि बम्बई का मामला कैसा है, तो बम्बई को हिंदुस्तान का सबसे पीसफुल शहर माना जाता है, सबसे सुरक्षित शहर माना जाता है। बम्बई और बेंगलोर दो ऐसे शहर हैं जहां अगर रात के 4 बजे भी आप जाएंगे तो अकेली औरत जो है, अकेली लड़की जो है, चाहे वो नशे की हालत में हो या कैसी हालत में हो,
बड़े आराम से सुरक्षित घर पहुंच जाती है। जी, जी। और किसी हिस्से में ऐसी व्यवस्था जो है बहुत कम है। जी, जी। तो बंबई जैसे सुरक्षित शहर को उसे कहा पीओके है। तो पीओके कहते ही उसको जो है जब लगा कि मैं फंस सकती हूँ, तो मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कहा कि तेरे को हम वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे रहे हैं। यानी मैं अगर कहूँ कि हिंदुस्तान पीओके से बदतर है तो मुझे कहेंगे यूएपी में बंद हो जाओ। लेकिन कोई आदमी कहे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शहर जो कि आधा हिंदुस्तान का जो है हम कहेंगे बजट का पैसा देता है, बिल्कुल बिल्कुल, पूरी हमारी इकोनॉमिक कैपिटल है, उसके बारे में वो पीओके कहे तो सरकार कहे तुम सुरक्षा ले लो। तो इसका मतलब यह है कि अमित शाह और मोदी जी की पूरी जो है इस बात में सहमति है कि पीओके कहा जाए, वहाँ की सरकार को किसी तरह से बर्खास्त करने या राष्ट्रपति शासन लगाने की बात की जाए, और उसके लिए केंद्र सरकार जो है कंगना राणावत को सुरक्षा देती है। अब कंगना राणावत को सुरक्षा ही नहीं दी, वहाँ के गवर्नर साहब ने भी कहा भाई तुम आ जाओ। हाँ, तो कल आपने फोटो देखी होगी, बिल्कुल गवर्नर साहब ने बाकायदा उसकी मेजबानी की है, मेजबानी की, और ऐसे किया जैसे गवर्नर साहब बड़े अनुग्रहित हैं कि मुझे इन्होंने दर्शन दिए। जी जी जी, वो बैठी हुई है दोनों, और उसकी बहन जो है बिना मास्क लगाए, उसकी बॉडी लैंग्वेज से बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है कि दिल्ली से मैसेज गया कि आप इन्हें बुलाओ और ये फोटो छपवाओ, ताकि ये महसूस हो सके कि गवर्नर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की पूरी छत्र छाया उसको मिली हुई है। देखिए गवर्नर साहब के दो ही किस्से अभी आए हैं। हाँ। एक किस्सा तो जब लॉकडाउन लगा था तभी आया कि उन्होंने किसी जो है फिल्म की जो फैशन की एक पर्सनैलिटी लेडी थी उसको अपने हेलीकॉप्टर से जो है उत्तराखंड भिजवाया। और दूसरा यह है कि कंगना राणावत के साथ उनकी फ़ोटो आई है। जी। तो इसका मतलब यह है कि कंगना राणावत को बुलाकर गवर्नर साहब ने फिर जो है एक कमल का फूल भेंट कर दिया। जी। और वो बड़े आराम से फूल लेकर लक्ष्मीबाई की तरह और यानी लक्ष्मी देवी की तरह, यानी दोनों रूप हैं उसके, लक्ष्मीबाई भी बनी हुई है, लक्ष्मी देवी भी बनी हुई है, कमल का फूल लेके खड़ी हुई है और बता रही है कि मैंने क्या क्या कहा गवर्नर साहब को। तो इस हालत में आप देखिए कि जो करैक्टर हम बच्चों के सामने रख रहे हैं कि अगर आप बच्चे से कहें भाई बच्चे कैसे बड़ा आदमी बनना है, तो कोई भी बच्चा अपने बाप को कहेगा पापा मुझे सुबह गांजा दो, मुझे जो है शराब पीने की अनुमति दो, मुझे आवारागर्दी की अनुमति दो, मुझे नंगे रहने की अनुमति दो, मैं समाज में सारे बुरे काम करूंगा और समाज में बुरे काम करके ही मैं जो है पब्लिसिटी मिलेगी, मैं हिंदुस्तान का एक आइकन बन जाऊंगा, एक बड़ा ऐसा आदमी बन जाऊंगा जिसको लोग कहेंगे कि वाह भाई वाह, इससे बड़ा आदमी तो कोई हो ही नहीं सकता। गवर्नर बुला के मिलेगा, गवर्नर राष्ट्रपति भी बुला के मिले, जी हाँ, हो सकता है। हाँ, तो ये तो देखिए किस तरह से वक्त किस तरह से कैसे तब्दीलियाँ हो रही हैं, ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म की हैं। अच्छा, जो एजेंसियां इस सब की जांच कर रही हैं, ये बताया जा रहा है कि 18 ग्राम हेरोइन इनको मिल गई आराम से, लेकिन वो 700 ग्राम जो कश्मीर में जो कुछ आया था, वो धमाका हुआ था इतना बड़ा जिसमें हमारे काफ़ी जवान शहीद हुए थे, उसके बारे में आज तक नहीं पता चला। उस 35 किलो RDX 35 किलो RDX का पता नहीं चला, इस 18 ग्राम का पता चल गया। तो ये क्या है फिर, ये NCB का क्या रोल है, कितना देखिए दिलचस्पी से इसको हिंदुस्तान में नशे को रोकने के लिए दो एजेंसियां काम करती हैं। हाँ। एक है NCB नेशनल क्राइम ब्यूरो, हाँ। और दूसरा जो है DIR। हाँ। और ये एजेंसियां जो है कोई इनपुट मिलता है, इन्हें खबर मिलती है तो उसका पीछा करके ये बड़ा पकड़ती हैं। हाँ। छोटा चूहा नहीं पकड़ती। हाँ। इनका काम है शिकार करना बड़े शेर का या बड़े हाथी का, लेकिन कभी चूहा नहीं पकड़ती, मच्छर नहीं पकड़ती। जी, जी, लेकिन अगर हम नार्कोटिक्स का जो एक्ट है NDPS एक्ट, हाँ। उसमें अगर पढ़ें तो उसमें बताया गया है कि गांजे की कौन सी क्वांटिटी का क्या मतलब है। जी जी। 1 किलो गांजा अगर मिले तो वो जो है स्मॉल क्वांटिटी कहलाती है। 1 से 25 किलो के बीच में मिले तो उसे मीडियम क्वांटिटी बोलते हैं, और जो 25 से ऊपर मिले उसे ह्यूज क्वांटिटी कहते हैं। तो इसमें मामले में सिर्फ 49 ग्राम जो है गांजा मिला है। हाँ, 18 से 49 ग्राम तक की बातें अलग मिला अलग है। हैं। हाँ। और वो भी किससे मिला है, किसी और आदमी से मिला है। और आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में गांजे पीने वालों का जो हाल है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर की जो साइट है उस पर हमारी सरकार मानती है कि 4 करोड़ लोग गांजा पीते हैं, 4 करोड़ हिंदुस्तानी गांजा पीते हैं। जी जी जी। और आपको मैं कहूँ कि हिंदुस्तान में 1 करोड़ 20 लाख साधु हैं, तो वो सारे जो है 80 लाख साधु जो है रोज जो है गांजा चरस पीते हैं। वो जो चिलम लेके घूमते हैं वो चिलम जो है गांजे के लिए होती है। सही सही। तो सारे साधु पीते हैं, सारे जो है लोग पीते हैं। बिहार में आप देखेंगे तो लोग, वहाँ मेरे कई दोस्त थे, जब शुरू में मैंने एक बार फेसबुक पे डाला तो उन्होंने कहा बिहार में तो 11 साल का बच्चा 12 साल का बच्चा खूब गांजा पीता है, तो इसमें बुराई क्या है। तो बिहार में अगर आप देखें तो तकरीबन 2 करोड़ लोग जो है गांजा पीते हैं। जी जी। अब उन गांजा पीने वाले ना साधुओं को, ना उन औरतों को, ना आदमियों को ही पता था
कि ये एक बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। अब जो है सुशांत सिंह राजपूत के मामले में रिया चक्रवर्ती के बंद होने से पूरे देश को एक मैसेज गया है कि गांजा पीना जुर्म है, इसकी ऐसी सजा है कि 10 साल तक आप जेल जा सकते हैं, हो सकता है 20 साल भी रह सकते हो। और इसमें दूसरी बात यह है कि अगर आपको पकड़ के बंद कर दिया गया तो ना तो आपको मजिस्ट्रेट जमानत देगा, न सेशन जज जमानत। लेकिन ये शायद तभी होगा जब आप सरकार के मुखालिफ हैं, तभी तो मुखालिफ तो होंगे ही लोग। नहीं आप जो मुखालिफ नहीं है, इन पुजारियों को, जिसका 80 लाख पुजारियों की बात आप कह रहे हैं, ये तो नहीं पकड़े जा रहे। ऐसा है। अब अभी तक तो पुलिस वाला भी कहता था कि मुझे नहीं पता ये बात, ये अपराध है। अच्छा। अब तो है ना, मान लो मैं हूँ, मेरी पड़ोसी से लड़ाई है, मैं कहूँ ये गांजा पीता है तो मैं तो उसे बंद करा दूंगा। हाँ, ये आसानी है। और एक पुड़िया डाल दो वहीं से, कहीं से मंगा कर। पुड़िया क्या डाल दो, जब AK-47 आ सकती है। हमने बहुत सारे टेररिस्टों के केस किए हैं। तो साहब आप वकील हैं, आपको बहुत मालूम होगा, मुझे भी बहुत सी चीज़ें अदालतों से पता चलती रहती हैं कि पुलिस ने किसी पर इल्ज़ाम लगाया कि RDX इसके पकड़ा गया है, और वो एक बोरी ला करके कट्टा अदालत में जज के सामने रखा। ये सच्चा वाक़या है दिल्ली की एक अदालत का। और उस जज को थोड़ा सा शक था उस पर, वो उठ के नज़दीक से आके देखा उस कट्टे को, तो उस पर कोई बहुत पुरानी सील होने की डेट लिखी हुई थी, जो उस केस से भी बहुत पुरानी थी, और उसके अंदर था भी नहीं, जो कुछ बताया गया था RDX नहीं था। पता ये चला कि पुलिस के पास कुछ ग्राम RDX हमेशा रहता है तैयार, जिस पे चाहो वो पुड़िया लगा दो। तो ये फिर ये 18 ग्राम की पुड़िया तो, या 45 ग्राम की पुड़िया तो कहीं से भी ये मिल सकती है। तो ये क्या नकली नहीं हो सकता? नहीं नकली, हम कहते हैं ये देखिए, मैं सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जागरूक करने का भी काम कर रहा हूँ। अदालतों में इस हद तक होता है कि सब कुछ नकली बना करके उसे पता भी नहीं होता, जिसको मुलजिम बनाया जाता है, और पूरा कट्टा भर के दिखा दिया जाता है कि सब RDX इतना पकड़ा गया है। मैं आपको एक केस बताता हूँ, बड़ा मज़ेदार केस है। कि दिल्ली पुलिस ने स्पेशल सेल ने एक आदमी को पालम एयरपोर्ट से पकड़ लिया, और ये कह के पकड़ा कि ये जो टेररिस्ट है और ये जो है असम से आ रहा है। जब वो असम से दिल्ली आ गया और उन्होंने उसे पकड़ लिया, तो बाई चांस हम बड़े परेशान थे, भाई ये पुलिस ने एक सबूत दिया है, उसका बोर्डिंग पास भी दिया है, ये बोर्डिंग पास से चढ़ा भी और उतरा भी। जी। उसके बाद क्या हुआ कि बाई चांस एक इंडियन एयरलाइंस के बड़े टेक्निकल ऑफिसर थे, वो मेरे पास बैठे हुए थे। तो वो बात सुन रहे थे, सुनते सुनते उन्होंने सुना कि एक आदमी गुवाहाटी से दिल्ली आया है। तो उन्होंने मुझे कहा, रविंद्र जी कल तो गुवाहाटी से जो दिल्ली आने की फ्लाइट थी वो कैंसिल हो गई। जी, वो फ्लाइट आई नहीं। तो मैंने कहा जी आप मुझे डॉक्यूमेंट दो। उन्होंने डॉक्यूमेंट दिया कि उनके डॉक्यूमेंट में यह है कि फ्लाइट जो चलनी थी वो रद्द हो गई। उसके बावजूद वो जो स्पेशल सेल है उसने उसका जो है बोर्डिंग पास दे दिया, और जो बोर्डिंग पास वहाँ पे भी मोहर लगी हुई थी और दिल्ली में भी लगी हुई थी। अल्टीमेटली वो आदमी इसी आरोप पे छूट गया कि ये बोर्डिंग पास की जो कहानी है, रजिस्टर की कहानी है, फर्जी है। अब पुलिस ने उस पर जो है AK-47 दिखाई। अब AK-47 दिखाई तो जब वो बरी हो गया तो मैंने कहा भी AK-47 कहाँ से आई? ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं, साला बाजार में जो चक्कू मिल रहा है, तो इसकी जांच हो। अब उसकी जांच करने के लिए वो जो है एजेंसियां तैयार नहीं है। कहीं से तो AK-47 या AK-46 आई होगी, और वो जो है किसने इस्तेमाल की, कैसे आई, ये किसी को नहीं पता। तो हमारी जो पुलिस और न्याय व्यवस्था है उसमें अगर आप जागरूक नहीं है, अगर आपको कानून नहीं पता, तो आपको जो है बड़ी तकलीफ कभी भी हो सकती है। अभी आपने देखा होगा कि यूपी गवर्नमेंट ने कहा कि हम SSF एक कानून बना रहे हैं, बिना वारंट के, बिना किसी उसके, बिना तलाशी के आपको उठा के बंद कर देंगे। तो सरकारें जो है कोरोना का इस्तेमाल जो है लोगों के अधिकार को कुचलने के लिए कर रही हैं और अपने अधिकार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहती हैं। लेकिन आप देखेंगे सुशांत सिंह राजपूत का काम हो या कंगना रनावत का मामला हो, कि सबको पता है कि उसने अपने घर में अवैध निर्माण किया, और अवैध निर्माण का केस जो है 2018 से चल रहा था। जब उसके मकान को तोड़ा गया, हो सकता है टाइमिंग गलत हो, लेकिन अगर एक गलत मकान तोड़ा गया है तो उसके लिए जो है आप उस आदमी को ये तो नहीं कह सकते कि ये जो है झांसी की रानी है। झांसी की रानी के बारे में अगर बच्चों को हम बताएंगे कि झांसी की रानी ऐसी महिला थी जिसे 1857 की पहली जंग की आज़ादी में वो हमारी आज़ादी की अगुवाई की थी, और अपने बच्चे को पीठ पे बांधकर जो है वो अंग्रेजों से लड़ी और अपनी जान दे दी उसने। लेकिन लोग बच्चे क्या समझेंगे कि झांसी की रानी तो ऐसी होती है जो है नशा करती है, जो नंगे फोटो खिंचाती है, जो है बुढ़े के साथ रहती है, जो उनके साथ दूसरे तरह की चैट करती है, जो दूसरों को गाली गलौज करती है। तो हम जो है अपने राष्ट्रीय आंदोलन के जो बड़े महान हीरो हैं, हम उनकी जो है एक तरह से अपमान कर रहे हैं, और उनकी जो प्रतिमा लोगों के दिमाग में इज्जत के साथ है उसको खंडित कर रहे हैं। और बड़े की बात यह है कि ये सरकार और मीडिया, यानी आप देखिए रिपब्लिक चैनल जो है इस बात पे खुश है कि हम आज तक से ज़्यादा हमारी TRP हो गई है। जी। राजीव चंद्रशेखर जो उसके मालिक हैं, जो BJP के सांसद हैं केरल से,
वो जो है बड़े खुश हैं कि मेरा चैनल नंबर 1 हो गया। अरे भाई, अगर एक आदमी कहे कि भाई मैं तुम्हें जो है घर पे आओ, मैं तुम्हें रामायण का पाठ करूंगा या मैं महाभारत का पाठ करूंगा या कुरान की आयत सुनाऊंगा या बाइबिल का पाठ करूंगा, एक आदमी वो होता है। दूसरा आदमी कहे आओ मैं तुम्हें कैबरे दिखाऊंगा, तुम्हें शराब भी पिलाऊंगा, नंगे डांस भी होंगे, तो भीड़ कहाँ इकट्ठी होगी? भीड़ तो वहाँ इकट्ठी होगी। और सरकार समझती है कि जिसके पास भीड़ है, लोकतंत्र में वही राजा है और वही सही है। तो लोकतंत्र का मतलब जो है गलत और सही के बीच में सही का चुनाव करना, ये उसकी आज़ादी है। लेकिन अगर आप गंद उछालेंगे, गंदगी में जाएंगे, लोगों का पतन करेंगे और सोचेंगे कि हम लोकतंत्र की सेवा कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि देश के लोकतंत्र को हमेशा के लिए खत्म करने की कोई साजिश है और ये बड़ी साजिश का हिस्सा ही सारे लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार जी। मैं आपको अपने दर्शकों को एक तजर्बा बताता हूँ। रिपब्लिक टीवी जब लॉन्च हुआ, उसने पहले ही दिन एक खबर की लालू यादव की टेलीफोन कॉल्स, दूसरे दिन खबर की सस्पेक्टेड ISIS मॉड्यूल की, और उनके रिपोर्टर गांव-गांव तक पहुंचे हुए थे साउथ इंडिया में और कई जगहों पर। देखिए, बुनियादी तौर पर हम भी, मैं तकरीबन 1983 से, अब ये 38 साल तकरीबन मुझे पत्रकारिता में हो गए। पहले दिन लॉन्च करते ही ऐसी खबर, दूसरे दिन ऐसी खबर, जिससे पूरा ये एक तरह से अगर इन्वेस्टिगेशन कोई करे तो सिवाय खुफिया एजेंसियों के जरिए इंफॉर्मेशन दिए बगैर ये स्टोरी पूरी हो ही नहीं सकती थी। तो अभी भी देखिए ना, इंडिया टीवी दिखा रहा है कि रिया ने रात को जो है 10 बजे तक नहीं सोई, 12 बजे वो चहलकदमी कर रही थी। तो आप बताइए कि जेल में जो भी आदमी जाता है, आप देख सकते हैं कि वहाँ की मिनट की खबर मिल सकती है? बिल्कुल नहीं मिल सकती। पहली बात तो या तो खबर पूरी झूठी है, और जिसने दिया है तो वो बड़ी गलत खबर है, वो बड़ी गलत। और हमारी जो सरकार है वो ऐसी निकम्मी सरकार है। आप देखिए कि इंडियन एक्सप्रेस ने कल छापा कि 10,000 हमारे VIP की जो है खुफियागिरी हो रही है। राष्ट्रपति भी है उसमें, प्रधानमंत्री भी है, इवन प्रधानमंत्री की पत्नी की भी हो रही है, और उसमें कतई कहीं से कोई सरकार से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। सरकार रिएक्शन दे ही नहीं सकती। सरकार इसे रिएक्शन नहीं दे सकती क्योंकि आप जो है एक झूठ का एक महल खड़ा कर रखे हैं, तो दूसरे आदमी ने आपसे वो झूठ का एक बड़ा महल खड़ा कर दिया, तो आप उसका विरोध कैसे करें? जी 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 जी। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार जी, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड को वक्त दिया। और हमारी कोशिश है कि लोगों के अंदर जागरूकता पैदा हो, और जिस तरह से पुलिस, अदालतें, कहाँ क्या क्या हो रहा है, वो सब भी आपके सामने पहुँचे। और हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, हमें इख्तियार है, हम टैक्स देते हैं, और टैक्स का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, सही जगह खर्च हो रहा है या गलत जगह खर्च हो रहा है, सरकार उसके साथ क्या कर रही है, उसका सवाल करने का हमारा अधिकार है। जो मैं आपसे पूछ रहा था कि ये सब PM केयर्स पे आप सवाल कर रहे हैं, आप अपनी जगह बिल्कुल सही थे। मैं सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा था कि जनता उसका क्या जवाब दे और आप उसका क्या जवाब देते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने WhatsApp, Instagram, Facebook और Twitter अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।